ये अजीब मसलत है कि डर लगता है। ये अजीब मसलत है कि डर लगता है, शहर से गांव तक मंजर लगता है। जी हाँ, ये अजीब मसलत है कि डर लगता है, शहर से गांव तक मंजर लगता है। रात को अकेले चलने में डर क्यों लगता है? रात को अकेले चलने में डर क्यों लगता है? इश्क का दीवार दिख रहा है फिर भी मंजर लगता है। नमस्कार, आदाब, मैं आपका दोस्त धनंजय इंडियन थिएटर के नई सीरीज़ में आप सबों का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में आप जानते हैं कि मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाट्य परंपरा, उनके नाटक के बारे में मैं बात कर रहा था। आज इस कड़ी में हम ओरिजिन ऑफ इंडियन थिएटर में व्यावसायिक रंगमंच के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम और आप दोनों मिलकर ये समझेंगे कि भारत की जो रंग परंपरा थी, भारतीय इंडियन थिएटर जो था, भारत की रंग परंपरा में ये नाटक व्यावसायिक कैसे होते गया, कला से व्यवसाय की ओर किस प्रकार अग्रसर हुआ और कितनी सफलता हासिल की, और फिर इस नाटक का डाउनफॉल कैसे हो। तो आइए चलते हैं। तो इस सब में अगर व्यावसायिक रंगमंच की हम बात करें तो पारसी रंग शैली के बारे में हम सभी जानते हैं। जो भी थिएटर करते हैं आपके गांव में, चाहे वो छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, इस सभी माध्यमों में, इस सभी फेस्टिवल्स में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ परफॉर्मेंस किया जाता है, और उस परफॉर्मेंस का संबंध या कह सकते हैं उसका अवशेषात्मक जो रूप है वो कहीं ना कहीं पारसी रंगमंच का ही है। बम्बई, जो कि अब मुंबई हो गया है, पहले बम्बई होता था, वो एक व्यापारिक केंद्र था, एक बिजनेस हब था, और पारसी लोगों का जमात, एक हुजूम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बम्बई से संबंध रखता था, यानी मुंबई से संबंध रखता था। तो जब व्यावसायिक चीज़ें, जब व्यावसायिक परंपरा संपन्न हो तो सामान्य से है कि कला को सहजता मिलेगी और सहयोग मिलेगा, और जब कला के माध्यम में सहयोग मिलेगा तो उसके रंगमंच की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन क्रमबद्ध तरीके से वो ऊपर बढ़ेंगे। और जो व्यावसायिक आदमी हमेशा कहीं ना कहीं अपनी पारखी नज़र से अपने व्यवसाय के बारे में ही सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कला को भी एक व्यावसायिक नज़र से देखते हैं और उस कला में भी अपना व्यवसाय ढूंढने का कोशिश करते हैं, ढूंढने का ऐसा प्रयास करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि मराठी थिएटर जो था, सांगली प्रदेश, विष्णुदास भावे जी का सीता स्वयंवर, सांगली नरेश के द्वारा जो आमंत्रण दिया गया था, उसके बाद से जो परंपरा चली वो तो लोकप्रिय रही। इसके अलावा विष्णुदास भावे जी ने एक हिंदी नाटक राजा गोपीचंद लिखा था। पिछले क्लास में मैं इसका चर्चा किया था गोपीचंद के बारे में। और उस नाटक में कहते हैं कि एक रात में लगभग 1800 रुपये जमा हुए, कलेक्शन जो हुए वो टोटल का टोटल 1800 रुपये जमा हुआ। तो व्यावसायिक जो परंपरा थी, और 1852-53 के आसपास इतने पैसे जमा हुए, एक दिन में 1800। तो व्यावसायिक लोगों को लगा कि बाप रे, एक दिन में इतना पैसा जमा हुआ, तो हम लोग अगर डेली प्रयास करेंगे, डेली चंदा करेंगे, डेली परफॉर्मेंस करेंगे, बदले में टिकट बेचेंगे, सेल करेंगे, इससे पैसा लेंगे, तो कितना आमदनी अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग इतनी जल्दी टीमें तैयार होने लगी, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा, 12-13 से भी ज़्यादा साल भर में तैयार हो गए, और वो सारे के सारे रंग संस्था तैयार हो गए। अब इसमें हम देखते हैं कि वो रंग संस्था अपनी रंगमंच के लिए, अपनी कला के लिए कितना प्रेरित था और अपने व्यवसाय के लिए कितना प्रेरित था। तो आप देखेंगे
कि रुचि तो सब लोग ले रहे हैं उस संस्था वाले, लेकिन उसमें 80 to 90% कला के ना होके वो बिजनेस पर्पस से उसे खोले हैं। और कुछ संस्थाएं हैं जो कला के पर्पस से काम कर रही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं व्यावसायिक रूप से एक ना एक बात सोचती है, क्योंकि भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी सामान्य सुविधाएं और ये सबको चाहिए होता है। तो बात ये हुआ कि संस्थाएं तो इतनी हो गई, अब इस संस्था के द्वारा जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, ये परफॉर्मेंस कहाँ करें, क्योंकि ओपन स्टेज उसका एक लेवल नहीं होता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखे भी। और जब आप पैसे बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा, और याद रहता है जो बिज़नेस करते हैं, चाहे कोई शॉप वाले हों, कोई सब्ज़ी वाले हों, कोई दुकानदार, कोई भी शॉप वाले हों, उनसे जब आप मांगेंगे कोई सामान तो उनका पहला कंसर्न होता है कि सामान अच्छा दें, तब क्योंकि तभी आप ख़रीदेंगे जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा तो हम क्यों देखें। इसलिए एक होड़ सी लग गई रंग संस्था को आपस में कि खर्च निकालें और ऑडिटोरियम, प्रेक्षागृह का निर्माण में एक होड़ सी लग गई और ज़रूरत पड़ गई। बम्बई जैसे शहरों में एक अलग अंग्रेज़ी थिएटर के प्रदर्शन हो रहे थे, तो प्रेक्षक में नए नए प्रकार, थोड़ी अलग अलग तकनीक ढूंढना शुरू किया लोगों ने। तो कहते हैं कि 1850 के बाद पारसी कंपनियां जो अस्तित्व में आई थी, ऐसे तो 40 के बाद से ही एक्टिवेट हो गई थी, 43 के आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं प्योर 10 साल लगे थे, 1850 हो गए थे। तो वो जब शेक्सपियर के अनुवाद करके नाटक को जब प्रदर्शित करने लगी, जनता के सामने परोसने लगी, वो जनता को बड़ा आकर्षक लगा। इस तरह से पारसी पौराणिक कथाओं के अलावा शेक्सपियर के नाटक, कुछ उर्दू से नाटक भी ऐड करने लगे। सामान्यतः काव्य, महाकाव्य, उसमें से भी ज़्यादातर गीत, संगीत, नृत्य, वादन, और उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स, अगर 100% की बात करें तो 80% में गायन, वादन, नृत्य ये सब, और 20% में कन्वर्सेशन, कुछ डायलॉग्स, डिलीवरी विद एक्टर्स, ये सारी चीज़ें होती थी। कहा जाता है कि 1880 यानी 1880 में पारसी कंपनियां जो थी मुंबई से नीचे की ओर बहने लगी, और नीचे जब जाने लगी तो कर्नाटका, उधर गोवा, और वो उस टाइम में केरल की ओर, तमिलनाडु की ओर, यानी मद्रास रीजन उस टाइम में होते थे, मद्रास रीजन, बम्बई रीजन और एक कोलकाता रीजन, 3 रीजन मुख्य थे उस टाइम में, अंग्रेज़ के टाइम में। तो वो मद्रास रीजन में जब वो बढ़ा तो चाहे मैसूर हो, चाहे वो कर्नाटका के अलग अलग शहर हो, बैंगलोर और भी जो शहर हो प्रचलित, वहाँ पे संस्थाएं, रंग मंडली खुलने लगी, और उसमें शिक्षित लोग जो थे वो अगुवा होने लगे और वो आगे आने लगे। व्यावसायिक लोग तो थे ही, लेकिन शिक्षित जो लोग थे वो आगे आए, और इस तरह से ये चीज़ें बढ़ी, जिसमें वेल्लरी में 2 कंपनियां अस्तित्व में, वेल्लरी एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे 2 कंपनियां एस्टेब्लिश हुई। इसके अलावा धर्मावरम कृष्णाचारी की सरस विनोदनी सभा जो था वो स्टार्ट हुआ, और भोला लाचम श्रीनिवास राव का सुमनोरम सभा जो है ये एक स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साउथ में पारसी रंगमंडल ने अपना पाव विस्तार करने लगा। उसमें भी अधिकतर पौराणिक कथाओं से रिलेटेड प्ले होने लगे, जैसे भक्त प्रहलाद, शिलादित्य, कुछ प्ले। इसके अलावा जो है वो भी कर्नाटक में खुला लगभग 1878 के पास, तातुपुरास्था नाटक मंडली, फिर श्री चमरानंद्र कर्नाटक सभा, द मेट्रोपॉलिटन थिएट्रिकल कंपनी, गुब्बी चेना वासेश्वर की पपोषिता नाटक संघ जैसे अनेक संस्थाएं खुलने लगी। और इसके अलावा
गदक कंपनी और गुब्बी नाम के दो स्थानीय देवता, कर्नाटक की जो दो स्थानीय देवता थे, उनके नाम पर यह कंपनी स्टार्ट हुआ था और चला। इसमें से अधिकतर कंपनियां पौराणिक नाटक खेलती थी, पौराणिक कथाओं से रिलेटेड, और उसमें गीत संगीत और थोड़े से मात्रा में अभिनय होता था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कलकत्ता रीजन की, तो जनरंगमंच में गिरीश चंद्र घोष के बाद शिशिर कुमार भादुरी जैसे व्यावसायिक कलाकार अपने शिशुगृह के समान, गिरीश चंद्र घोष का एक ग्रेट नेशनल थिएटर था, वो भी व्यावसायिक एक दल था, कमोवेश वो भी चल रहा था, वो भी पिक पे था। तो एक महाराष्ट्र रीजन, एक साउथ के रीजन और एक बंगाल के रीजन,